जय माता दी। मैं हूं आपके साथ नेहा शर्मा और एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं हमारे इस खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। आज भी हम इस कार्यक्रम में आप लोगों को जानकारी देंगे वास्तु से संबंधित कि कैसे ज्योतिष और वास्तु एक दूसरे के पूरक हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए आज भी हमारे साथ स्टूडियो में है ज्योतिष गुरु आचार्य रमित मलिक जी। स्वागत करेंगे आचार्य जी का। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी आचार्य जी। कॉलर से हम पहले बात करेंगे। हमारे साथ हैं पहले कॉलर अजय जी गाजियाबाद से। अजय जी जय माता दी। जय माता दी। बताइए डेट ऑफ बर्थ। जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। रावल है जी। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी 1972। थोड़ा सा तेज बोलें। मेरी डेट ऑफ बर्थ 6 फरवरी 1972। टाइम 73 सॉरी 1973। टाइम और टाइम है जी 6:18 शाम के। जन्म का स्थान? जन्म स्थान है रेवाड़ी। सवाल जी मेरी पहले भी बात हुई थी आचार्य जी से, तो उन्होंने मेरे को एक उपाय बताया था कि आप 6-7 शनिवार शाम के टाइम किसी मजदूर को आप भोजन कराएं, जो कि मैंने करवाए। मैंने अपने उपाय किया था। 7 बार किया था जी सर। 7 बार किया था जी। 7 शनिवार को मैंने 7 बार किया था ना। ये 7 शनिवार किया था ना आपने? जी हाँ जी आचार्य। ओके वेरी गुड जी। ठीक। अब उसके बाद मेरे को क्या करना है? आपने कहा था पहले ये कीजिए, उसके बाद फिर हमसे दोबारा आप कांटेक्ट कीजिए। अच्छा मुझे ये बताइए अजय जी, उसके बाद 7 शनिवार करने के बाद मानसिक तौर पर क्या फीलिंग्स आ रही हैं अभी? मानसिक तौर पर मैं पहले से ठीक हूँ आचार्य जी। वेरी गुड। तो उसके लिए फिर आपने परमात्मा के आगे धन्यवाद किया, कुछ प्रसाद लगवाया महामाई के आगे, भगवती के आगे? नहीं आचार्य जी, उसके बाद तो ऐसा नहीं किया मैंने। आप जरूर करिए, क्योंकि भगवती की कृपा से ही ये सारे काम सिद्ध होते हैं। रमित मलिक के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि वो आपकी जिंदगी को कुछ परिवर्तित कर सके। भगवती हैं। केवल मेरे पास तो इतनी विद्या है कि मैं आपकी कुंडली देखकर आपको कुछ उपाय गाइड कर दूं। आप भगवती की शरण में जरूर जाके उन्हें थैंक्स करिएगा। अगली बात भी मैं आपको बता देता हूं कि अभी क्या करना है और क्या किस तरह की स्थितियां अभी आपके लिए चलनी है। मैंने आपसे बात की थी कि शनि का ढैया आपके ऊपर चल रहा है और नवंबर 2014 तक, 3 नवंबर 2014 तक उसका असर रहना है आपके ऊपर। साथ ही साथ केतु में राहु की दशा आपके ऊपर जो चल रही है आपको जून 2014 तक। अब यह स्थिति ऐसी है, इस केतु में राहु के कारण डबल माइंडेडनेस हर वक्त छाई रहना संभव होगी। किसी भी प्रकार से फाइनल डिसीजन तक पहुंचने से पहले 2-3 बार अपनी विचारधारा खुद ही परिवर्तित कर लेने वाली स्थिति रहेगी। हीन जाति और गैर समुदाय के लोगों से थोड़ा दूरी और गैप बना के रखें। किसी भी नजदीकी रिश्तेदारियों में संबंधों में खटास और कड़वाहट पैदा ना होने दीजिएगा। ये इस समय के खास तौर पर पहलू हैं जो आपको अवेयर रहने हैं। और एक बात अगर आपको याद है, मैंने कहा था कि वाहन की कोई दुर्घटना नवंबर 2011 से लेकर इस 3 नवंबर 2014 के बीच में संभव रहनी है। याद है ना आपको ये बातें? जी जी आपने कहा था जी। अब उसके लिए क्या है, एक छोटा सा आपने खिलौना कार मार्केट से खरीद लेनी है, बाजार से ले लेनी है, किसी भी दुकान से। आपने अपनी कन्वेंस चलती हुई कन्वेंस पर, जैसे आप जा रहे हो किसी के साथ आप बैठे हैं अपने वाहन पर, तो वो छोटी सी आपने कार या किसी भी तरह से सड़क पर आपने चलते हुए अपने कन्वेंस से छोटी सी गिरा देनी है, ताकि एक तरह से उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो डैमेज हो जाए, जिससे आपके लिए वो दोष वाली परिस्थिति निश्चित तौर पर खत्म हो जाएगी। ठीक है जी आचार्य जी। एक उपाय तो ये हुआ। दूसरा, आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू जो आपको बहुत अधिक सफलता मिलनी चाहिए, जिसमें आप एक्चुअल डिजर्विंग होने के बावजूद नहीं पहुंच पा रहे हैं, उस सिचुएशन तक ऐसा लगता है कि 90% तक काम होने के बाद जब होप्स पॉजिटिव दिखाई देती हैं तो उस समय पूर्ण तौर पर पतंग उस आशा की कट जाती है। अब उस स्थिति में कैसे आपको अपने आप को रोकना है वो भी उपाय नोट कर लीजिए। आपने 3 तरह के अनाज जो है वो अपने घर में बनाने हैं मिक्स करके। जैसे आपने थोड़े से उड़द ले लिए, थोड़े आपने हरी मूंगी साबुत दाल ले ली, थोड़ा आपने कोई भी और अन्य दाल कोई आपने ले ली। तीनों साबुत अनाज होने चाहिए। क्वांटिटी आप अपनी इच्छा अनुसार मात्रा में मिलाकर उसे अपने घर में अपने घर की किसी गृहिणी से बनवा ले। क्वांटिटी आपकी मर्जी कितनी बनानी है। उसके साथ कम से कम 17 चपातियां आपने अपने घर में बनवानी है। और वो 17 चपातियां चाहे तो 1 को, चाहे 2 को, चाहे 10 को, चाहे 5 लोगों को, वो 17 चपातियों और साथ में बनी हुई वो 3 अनाजों वाली जो दाल या सब्जी जो आपने बनाई थी वो आपने बांट देनी है किसी भी अमावस्या वाले दिन। ध्यान रखना, जो चपातियां घर में बनाओगे उसके ऊपर घी नहीं लगाना है। समझ गए जी। अभी जो अजय जी आपकी जन्म पत्रिका के केतु में राहु की दशा शुक्र के नक्षत्र में है, लोगों को नजर आने लगेगा कि अजय जी के पास बहुत पैसा है, अजय जी के पास तो किसी चीज की कमी नहीं है, सुख सुविधा की हर चीज उनके पास उपलब्ध है। लेकिन खुद की स्थिति यह है कि कई बार तो सोचना पड़ता है कि ये खर्चा आ गया तो इसको कैसे झेलूंगा, ये खर्चा कहां से अरेंज करूंगा। सही है गलत है? जी बिल्कुल ठीक है आचार्य जी। अब इसको ठीक भी तो करना है ना हमें।
उस ठीक करने के लिए क्या करना, आप चांदी का एक छोटा सा आप गोल टुकड़ा कटवाओ किसी भी सुनार से। जी। समझ गए जी। 1 रुपए के सिक्के के साइज के जितना एक चांदी का चौरस टुकड़ा आप कटवा लो और गोल टुकड़ा कटवा लो। जी आचार्य जी। उसके ऊपर अपना नाम आप बर्तन वाली दुकान से लिखवा लियो जी। वो आपने हमेशा अपनी पॉकेट में रखना है। अच्छा। बस ये 3 उपाय आपको करने हैं। एक तो कार एक्सीडेंट, छोटा सा कार टॉय लेके उसका एक्सीडेंट। दूसरा मैंने आपको बोला कि आपने 3 तरह के अनाज मिक्स करके 17 चपातियां गरीबों में बांटनी है ना सर? जी 17 चपाती। जी 17 जी। और तीसरा ये आपको चांदी वाला जो उपाय बताया ये किसी भी दिन कर सकते हैं, उसे अपने पॉकेट में परमानेंट रख लेना है। जी आचार्य जी। ये उपाय आप करिए, भगवती की कृपा रही तो आपके चेहरे पर जो इस समय केवल उदासी खत्म हुई है, मुस्कुराहट नहीं आई, वो मुस्कुराहट भी आने लगेगी और निश्चित तौर पर आपको जीवन में पूर्ण तौर पर आने वाला वक्त खुशियों से भरा हुआ दिखाई भी देने लगेगा। ठीक है जी आचार्य जी। खुश रहें आप। जय माता दी। उपाय आपको बता दिए गए हैं अजय जी, उपाय कीजिएगा, लाभ आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आगे रेखा जी हैं लखनऊ से, बताएं रेखा जी। जय माता दी। जय माता दी। बताएं डेट ऑफ बर्थ रेखा जी। 13/10/1983। समय 9:04 सुबह शाम PM। जन्म का स्थान लखनऊ। आपकी डेट ऑफ बर्थ है ये? नहीं मैम, मेरे भाई की है। एक बार बात हो चुकी है गुरुजी से, पर वो इतने एक्साइटेड थे बात करने में कि वो जो गुरुजी ने उपाय बताया वो सब भूल गए। और इतने दिन से मतलब हम लोगों के लाइट नहीं आ रही थी तो प्रोग्राम भी नहीं देख पाए, तो कुछ समझ नहीं पाए थे, इसीलिए मतलब दोबारा फोन करना पड़ा। बहुत धन्यवाद आपका कि आप इतने। आपके भाई साहब का क्या नाम है? राम सरवन। तो राम सरवन जी को कहना कि मैं भी उतना ही अपने आप को पूर्ण तौर पर इस योग्य आप लोगों ने बनाया कि आप लोग मेरे साथ बात करते करते एक्चुअल बात ही भूल जाते हैं कि आपको क्या बताया गया है। उस विषय में आपकी जानकारी जो है, माफी चाहूंगा इसके लिए कि आप लोग इतना स्नेह देते हैं, उसके योग्य नहीं हूं, फिर भी आप लोग इतना मान सत्कार देते हैं, तो आपके आगे पूर्ण तौर पर मैं भी हाथ जोड़कर खड़ा हूं कि आप लोगों की उस जज्बे को सलाम है। लेकिन इनके लिए जो आपने बताया कि समस्या है, उस समस्या का निवारण आपको चाहिए। एक बार आप समस्या दोबारा बता दीजिए क्या है? समस्या जॉब के बारे में पूछ रहे थे, और मेडिकल मतलब होना है फरवरी में, 12 फरवरी को बिलासपुर में। अच्छा 12 से 1 के बीच में इनकी कॉल जुड़ी थी जहां तक मेरा ध्यान है। हाँ हुआ था, निःशुल्क कॉलिंग में बात हुई थी ना इनके साथ? जी जी। अच्छा मेरे को ध्यान में आ गया। और उस समय भी मैंने उनको टोका था कि कहाँ खोए हुए हो मेरे भाई, पूरी तरह से बात ध्यान से सुनो। हाँ जी, वो बात इतना कर रहे थे, उसके बाद हमने पूछा गुरुजी ने उपाय क्या बताए, तो वो बता रहे अरे हम तो ये भूल ही गए, हम इतना मग्न हो गए बात करने में गुरुजी से। अच्छा चलो अहो भाग्य मेरे। अच्छा 2 बातें मैं आपसे रेखा जी इनके लिए पूछता हूँ ताकि मैं उन उपायों को पूर्ण तौर पर आपके सामने जाहिर कर सकूं। पहला उपाय तो ये, पहली बात तो ये मुझे जाननी है कि इनका कलर कॉम्प्लेक्शन अपने पापा के कलर कॉम्प्लेक्शन की तुलना में साफ है या डार्क है? डार्क नहीं, हल्का सा बस है गुरुजी फर्क। पापा से साफ है? जी जी हल्का। एक बात तो ये हुई। दूसरा, इनको ज्यादातर पेट की कभी कोई समस्या रही है क्या? पेट, हाँ मतलब पहले जो है कुछ पेट की समस्या गुरुजी नहीं थी, वो हमें लगता है मतलब जो कुछ दिमाग माइंड का कुछ था। डिप्रेशन वगैरह था? अरे डिप्रेशन, हाँ गुरुजी वो जो पता नहीं, हमको पता नहीं ज्यादा, पर उसको बोले थे दिमाग वाली जो टीबी है उनको। अच्छा। तो इलाज हुआ था तो मतलब ठीक हो गए हैं। अच्छा, पेट की समस्या आपको नहीं ध्यान की इनको कभी हुई हो? पेट की हाँ ज्यादा नहीं, ऐसे मतलब हल्का फुल्का तो कभी कभार हो जाता है। नहीं, कभी कभार वाली बात नहीं। अगर 7 में से 2 दिन 3 दिन रहता फिर तो वो टेंशन वाली बात है, लेकिन अगर 15-20 दिन महीने में एक आधी बार ऐसा लगता है कि पेट में दर्द है, अजवाइन खाई ठीक हो गया, तो वो दर्द पेट की परेशानी नहीं गिनी जाएगी। हाँ तो फिर नहीं है गुरुजी। अच्छा ठीक है, ये दोनों बातें मुझे जाननी जरूरी थी। स्थितियां आपके भाई के जो करियर पॉइंट ऑफ व्यू इनको सफलता की तरफ ले जाएं, आप 2 उपाय नोट कर लीजिए। जी गुरुजी। किसी भी धर्म स्थान पर 5 पीली चीजें, जी, फल, फूल, श्रृंगार, वस्त्र और मिठाई, चीजें सारी पीली होनी चाहिए, क्वांटिटी आपकी मर्जी। और आमतौर पर लोग ये पूछते हैं कि श्रृंगार में पीला क्या होगा, तो पीली चूड़ियां, और पीले वस्त्र में क्या होगा, पीला टॉवल। आप ये 5 चीजें जो हैं वो आप अर्पित करें भगवान के जिस स्वरूप को सबसे ज्यादा ये मानते हैं राम सरवन जी, उनके आगे चढ़ाएं 5 गुरुवार।
और दूसरा इनको बोलिएगा कि आपके लिए बहुत बेहतर होगा, आपके ऊपर बुध ग्रह जो है वो कंबस्ट है अर्थात अस्त है, तो उनके लिए बहुत ही शुभ परिणाम रहेगा अगर बुध का वो कवच धारण कर लेते हैं। गोल्ड या गोल्ड प्लेटेड व्हाइट धागे में अभिमंत्रित करवाया हुआ कवच गले में धारण करें। तीसरी बात उन्हें बोलना कि हो सके तो किसी भी अमावस्या या किसी भी पूर्णिमा या किसी भी संक्रांति को वो किसी भी धर्म स्थान पर सफाई का सामान दान करें। सफाई का सामान की मात्रा कुछ भी हो, क्वांटिटी कुछ भी हो, सामग्री कुछ भी हो, सफाई के लिए जो प्रयोग की जाती है, इस उपाय के माध्यम से निश्चित तौर पर इन लोगों के लिए अवस्था सुखद बनेगी और भाग्य उदय की पूर्ण तौर पर इस जातक के लिए जीवन में उद्देश्य पूर्ण होगा। आपने तो उपाय सुन लिए ना अच्छे से? जी जी मैम। आप तो एक्साइटमेंट में भूल नहीं जाएंगी ना? नहीं हमने नोट कर लिया मैम। चलिए बहुत अच्छी बात है। आप जल्द से अपने भाई को बोलिएगा ये उपाय करने के लिए और देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कवच के बारे में जो जिक्र किया है अभी आचार्य जी ने, वो आप इन नंबर्स पे भी फोन करके अधिक इन्फॉर्मेशन आप ले सकती हैं। सभी दर्शक हमारे ये कार्यक्रम देख रहे हैं, सोच रहे होंगे हमारा कॉल तो नहीं लग पा रहा है, लाइंस बहुत ज्यादा बिजी हो रही हैं, तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका फोन नहीं लग पा रहा है, आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लीजिएगा। टेलीफोनिक मतलब आप अपने घर पे ही बैठ के आचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको फोन के थ्रू आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा और फोन पर ही आचार्य जी आपको देंगे मार्गदर्शन। अगर आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो भी डिटेल्स है यही जो कि इस वक्त है आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक ब्रेक, चल लौटते हैं। जीवन में सभी के समस्याएं आती हैं और इन समस्याओं से मैं भी अछूता नहीं रहा। एक दिन यूं ही टीवी पर डॉक्टर रमित मलिक जी का प्रोग्राम देख रहे थे और मैंने अपनी पत्नी के कहने से डॉक्टर रमित मलिक जी के पास अपनी समस्याओं का समाधान कराने गया। जो उन्होंने बताया, बिलीव करें कि एक एक बात उनकी बिल्कुल सही निकली और उन्होंने मुझे जीवन सार अमृत किताब बनाने के लिए कहा। मैंने अपनी पूरी फैमिली की जीवन सार अमृत बनवाई और उसमें से छोटे छोटे उपाय करके हर एक समस्या का समाधान कर रहा हूँ और अपना सुखी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। मैं ये दुआ करूँगा कि इसी तरह वो दुनिया का कल्याण करते रहें और माँ वैष्णो की कृपा उन पर बनी रहे। अपनी ही जन्म तिथि और जन्म समय पर आधारित जीवन सार अमृत कुंडली फल आज ही मंगवाएं और बने माँ वैष्णो देवी की अपरंपार कृपा का हिस्सा। उपाय बेहद आसान, करें जीवन का कल्याण। संपर्क सूत्र 0161 5055 455 0161 508009 90। आप सभी दर्शकों के लिए सुनहरा मौका है कि यदि आप गुरुजी से स्वयं घर बैठे टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो ये सुविधा उपलब्ध है। फोन अपॉइंटमेंट के लिए व अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें। ज्योतिष गुरु रमित मलिक जी द्वारा रहस्यमयी ग्रह राहु पर की गई बहुमूल्य रिसर्च के द्वारा उसके बुरे असर को अच्छी तरह से जानकर बुरे फलों से बचने के सबसे असरदार उपाय को गुरुजी ने त्रिशक्ति कवच का नाम दिया। उस कवच में अलग अलग धातुओं में 3 विशेष भाग्यवर्धक एवं समस्या नाशक रत्नों को जड़कर संबंधित ग्रहों के मंत्रोच्चारण द्वारा इस कवच को अभिमंत्रित करके विशेष ऊर्जा का प्रवेश करवाया जाता है। यदि आप हमारे संस्थान से लैब टेस्टेड नेचुरल या कल्चर्ड रत्नों युक्त त्रिशक्ति कवच को मंगवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर हम आप सभी का स्वागत करते हैं आप ही के अपने खास कार्यक्रम तारे ज़मीं के में। दर्शक बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि पिछले जब हमारा एपिसोड था वास्तु और ज्योतिष को लेकर काफी सारे फोन कॉल हमें मिले। आज भी हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते रहेंगे। आप मुझे एक बात बताइए आचार्य जी कि वास्तु दोष पैदा कब होता है? देखिए, वास्तु का अर्थ है वास अस्तु, अर्थात जो भूमि रहने योग्य हो, जहां आप सुख शांति से अपनी जिंदगी बसर कर सकें, उसी को वास्तु कहा गया है। और जो भूमि वास्तु अर्थात रहने योग्य नहीं है, उसे नियमों और असूलों के आधार पर रहने योग्य बनाना ही वास्तु कला है। अब उसमें किस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा? आपने पिछले कार्यक्रम में जिक्र किया था वास्तु पुरुष का। वास्तु पुरुष हमने बात की थी कि वास्तु पुरुष के लिए मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको, उसी नियम को मैं आगे चलाता हूं, क्योंकि अगर वो वास्तु पुरुष है, उसमें अग्नि, उसमें पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, जल तत्व और आकाश तत्व जो है वो विद्यमान होता है। हमारी आपके सबकी बॉडी के अंदर ये पंचभूत है जिससे हमारा शरीर बना हुआ है। अब उस पंचभूत का उस वास अस्तु अर्थात वास्तु योग्य भूमि पर सही मात्रा में उपलब्ध होना और सही स्थान पर उपलब्ध होना जरूरी है। अगर वो किसी भी प्रकार से इम्बैलेंस्ड है तो उसे हम वास्तु दोष कहते हैं।
और जन्म पत्रिका की जब हम बात करते हैं, क्योंकि हमारा विषय चल रहा है कुंडली और वास्तु दोष, तो कुंडली और वास्तु दोष में जैसे पिछली बार मैंने एग्जांपल दी थी, अभी लॉस्ट कॉलर हमारे साथ थी, उसी की कुंडली हम अपने सामने रख लेते हैं। और कुंडली के अंदर फिर से देखिए लगभग आपको वही चर्चा इस कुंडली में भी दिखाई देने लगेगी। अर्थात इनकी कुंडली में भी छठे घर में शनि, सातवें घर में केतु और अष्टम भाव में पापी चंद्रमा विराजमान है। इसका मतलब फिर से वही इनका वेस्ट, इनका नॉर्थ वेस्ट और इनका साउथ वेस्ट, नैऋत्य कोण, वायु कोण और पश्चिम कोण इनका पूरी तरह से भरा हुआ है, डिस्टर्ब्ड है। और आप देख रहे होंगे कि इस जातक की पत्रिका के अंदर भी सारा का सारा अनुदित हिस्सा भरा हुआ है, अर्थात नॉर्थ जोन और नॉर्थ वेस्ट कोण पूरी तरह से भरा हुआ है। नॉर्थ वेस्ट कोने का भरा होना क्या इंडिकेट करता है कि घर में रोशनदान सही जगह पर नहीं है। सही जगह से ना तो हवा आ रही है, ना हवा का सही जगह से निकास हो रहा है। और इस अवस्था के कारण, जैसे उन्होंने कहा कि इनको ब्रेन का फीवर हो गया था, ब्रेन की इनको टीबी हो गई थी, जो इलाज कराने के बाद ठीक हुई। और दूसरी बात मैंने इनको पूछा था कलर कॉम्प्लेक्शन इनका जो है वो पापा के कलर कॉम्प्लेक्शन से साफ या नहीं, तो वो स्थिति यहां पर इस जातक की जन्म पत्रिका के अंदर उपलब्ध थी। इनकी जन्म पत्रिका के अंदर आपने देखा कि इनको महादशा चल रही है राहु ग्रह की। राहु ग्रह कहां बैठा है? लगन में, अर्थात पूर्व के कोने में। अब पूर्व का कोने में क्या होता है? पूर्व जो दिशा है, ईस्ट इज नोन फॉर सनराइज। बिल्कुल, पूर्व दिशा का तो जो विशेष गुण है क्या है कि वहां सूर्य उदय होता है और वहां बैठे हैं राहु। तो कैसे वो व्यक्ति तरक्की करेगा? अर्थात जहां से सूर्य उग रहा है, जहां से वो हीट पैदा होनी है, उसके ऊपर तो उसी समय ग्रहण लगा हुआ है। ऐसी परिस्थिति में इस जातक के या तो अपने सामने वाले घर या जहां जिस तरफ ईस्ट बनता है इस जातक के घर के अंदर, वहां कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग या कोई बहुत ऊंचा वृक्ष है जो इस जातक के लिए बाधक बना हुआ है। अब इस अवस्था में ना तो दूसरे की बिल्डिंग तोड़ी जा सकती है, ना ही वो वृक्ष काटा जा सकता है। अर्थात इसके लिए वही चीज सबसे बड़ा वास्तु दोष बनकर इनकी समस्या का केंद्र बिंदु बनी हुई है। इन्हें वहां से स्थान परिवर्तन, वहां से जगह बदलाव करना आवश्यक रहेगा। अब राहु में गुरु की दशा समसप्तक है, जो हमने अभी जिक्र किया। और बृहस्पति किस चीज को रूल करता है? पूजा कक्ष को। और पूजा कक्ष होना कहां चाहिए? नॉर्थ ईस्ट की तरफ और नॉर्थ की तरफ, जबकि वो जाकर बैठा है वेस्ट की तरफ, और वो भी केतु के साथ। मतलब इनके घर में जहां पूजा स्थल है, उस पूजा स्थल में भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी है। बैठने का आसन या तो फेसिंग उसकी गलत हो गई है, फेसिंग होनी चाहिए या तो नॉर्थ या ईस्ट जब हम भगवान की पूजा करते हैं। लेकिन इनके घर में वो भी गलत है सिस्टम। इसका मतलब इनकी पत्रिका के अंदर वो सब समस्याएं झलक रही हैं कि ग्रह सही जगह पर पोजीशन नहीं है, और दशा अंतरदशा भी उन्हीं ग्रहों की पड़ रही है जो सही जगह पर पोजीशन नहीं है। इसलिए इस जातक का अभी कुछ बन पाएगा, मुझे ऐसे हालात जल्दी नजर नहीं आते। हाँ, जब 11 अगस्त 2015 के बाद इनको शनि की दशा आ जाएगी तो सिचुएशन इस जातक की कुछ इंप्रूवमेंट जरूर दिखाएगी। उस स्थिति में शनि ग्रह जो कि इनकी योग कारक है, वो उच्च राशि में छठे घर में बैठ रहे हैं। उस समय कोई ना कोई इनको सलाह देगा कि यहां से कुछ तोड़ लो, रोशनदान निकाल लो, या हवा का यहां पर निकास करो, या हवा आना जाने का रास्ता बनाओ, या अपने घर में कोई ऊपर की मंजिल बनाएंगे, वहां पर कोई रोशनदान रख लेंगे, वहां शिफ्ट होते ही इस व्यक्ति का काम सही हो जाएगा। ओके, मतलब जब ग्रहों की दशा ठीक होनी शुरू होगी, वास्तु ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाएगा। और अगर वास्तु खराब हो गया तो इसका मतलब आपकी कुंडली की जो परिस्थितियां हैं वो निश्चित तौर पर इस बात का झलक देंगी कि आपके घर के वास्तु में रॉन्ग कुछ ना कुछ चल रहा है। एक सवाल अब यहाँ पे एक और उठ गया, वो इस सवाल ये उठता है कि जब हम यहाँ पे भी बात करें ज्योतिष और वास्तु को लेकर, अब वास्तु दोष ग्रहों पर हावी है या ग्रह वास्तु दोष पर हावी है? दोनों ही साइमल्टेनियसली हैं। यही बात का बहुत सारे लोग जो है वो कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाते हैं। कुछ ज्योतिर्विद हैं या ज्योतिष के स्टूडेंट हैं, वो क्या समझते हैं कि अब वो ज्यादा या वो ज्यादा, यहाँ पर कोई ज्यादा नहीं, ग्रहों की ताकत से ही आपको ये ऊर्जा मिल रही है जिससे संसार चल रहा है। सबसे बड़ी पावर तो सूर्य है, जिसकी रोशनी से प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, जिसके कारण सारी की सारी वनस्पति उग रही है और हम लोग खाने पीने के लिए पूरी तरह से उसका प्रयोग करते हैं, ऑक्सीजन हमें मिलती है। इसका मतलब सूर्य वो ग्रहों के द्वारा ही तो है। इसका मतलब ना तो ग्रह भारी ना वास्तु भारी, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इन दोनों की पूर्णता को अगर ठीक से रखेंगे तो ही स्थिति ठीक रहेगी। एक बहुत रिच व्यक्ति को, मान लीजिए किसी देश का बहुत बड़ा कोई किंग है, लेकिन अगर उसे एक 8 बाय 8 के कमरे में बंद कर दिया जाए, यहाँ कोई रोशनदान नहीं है, तो वहां काहे की किंगडम? इसका मतलब उसका वास्तु तो खराब है। बिल्कुल सही बात। इसलिए इस मामले को आप ध्यान से समझें कि वास्तु और ग्रह आपके पूर्ण तौर पर पूरक हैं एक दूसरे के, उनको समझना जरूरी है। और उन समझ के अनुसार अपने जीवन को जितना हम फ्लोरिश करना चाहते हैं उस अकॉर्डिंगली अगर ढाल लेंगे तो निश्चित तौर पर राइज हमें मिलेगा।
मतलब ये है कि अब तक हमने जो वास्तु विशेषज्ञ जो अपने आप को कहते थे, उनसे हमने अब तक ये सुना है कि ग्रहों का कोई रोल नहीं होता, जो कुछ करता है सब वास्तु। देखो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात तो कही जा सकती है कि अगर प्रैक्टिस ही सिर्फ वास्तु की करनी है, अगर मैं कहूं कि हस्तरेखा कुछ नहीं होती तो गलत है ये बात। मतलब वास्तु जो हस्तरेखा देखने का पारंगत होगा वो हस्तरेखा में पारंगत इसीलिए है क्योंकि उसने अपने एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को ठीक किया है। इसलिए किसी के बारे में लांछन लगाना या उंगली कर देना तो बड़ा आसान है। बहुत लोगों ने अभी आसाराम बापू जी के बारे में या गुरु के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन कोई तो शक्ति थी कि इतने फॉलोअर बने, अर्थात कुछ ना कुछ तो उनके अंदर ऐसी कला रही होगी। मैंने आपने किसी ने उतने लोग अपने फॉलोअर के तौर पर नहीं जोड़े जितने उन्होंने जोड़े। ओशो जी का जीवन जो है वो इस मामले में बहुत लोगों के मन में डिस्प्यूटेड परिस्थितियां बनती है कि उन्होंने जो लेक्चर किए, जो उन्होंने दुनिया के साथ भगवान के साथ अपने आप को जोड़ने का वे दिखाया, वो किन्हीं लोगों को पसंद है, किसी को ना पसंद है। इसलिए आप ये मत समझो कि किसी एक व्यक्ति ने कह दिया कि वास्तु का कुंडली के ग्रहों के साथ कोई तालमेल नहीं है, ऐसा नहीं। वास्तु भी है, कुंडली भी है, हस्तरेखा भी है, मस्तक रेखा भी है, और सबसे बड़ा आपके मनोभाव को पढ़ने वाला आपका गुरु, जिसको कोई और चीज नहीं, सिर्फ इल्म है, आंखें बंद करके जो आपको बता दे। लेकिन गुरु होना चाहिए, नाम से नहीं कर्म से गुरु होना चाहिए। कि जैसे हम कहते थे, सुनते थे पुराने जमाने की, फलाने महर्षि थे, आंखें बंद करके एक आशीर्वाद दे दिया कि जा बच्चे, तेरे यहाँ 3 बच्चे होंगे, 3 बेटे होंगे, तो 3 बेटे होते थे। आजकल की तरह नहीं कि तुम्हारे ऊपर ये जादू टोना है, ये फलाना है, ये ढिमकाना है। आंखें बंद करके बताने वाले भी बहुत हैं, लेकिन बताने में रहस्य छिपे होने चाहिए, मजा आना चाहिए, उनकी सिम्टम्स मैच करने चाहिए, उनकी बातों को फॉलो करिए। एक बात सुनी, दूसरे की बात कान से निकाल दी, उसकी बजाय परिपक्वता से उसका डिसीजन खुद लेना आरंभ कर दे। बिल्कुल सही कहा आपने। शास्त्र, हर शास्त्र अपनी जगह अलग अलग महत्व रखता है, और ये शास्त्र हमें ईश्वर ने दिए ही इसलिए ताकि मानवता की भलाई के लिए, ताकि मानव का कल्याण हो सके। वास्तुशास्त्र अपनी जगह, ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह, मेडिकल जो लाइन फील्ड है वो अपनी जगह है, आयुर्वेद अपनी जगह, हर जगह अपनी अपनी जगह उन लोगों ने निश्चित की हुई है। लेकिन कल्याण किसका कर रहे हैं? हम मानवों का। लेकिन यहां पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगी, यहां पर हम सिर्फ जिक्र कर रहे हैं अभी वास्तु और ज्योतिष को लेकर। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि ज्योतिष और वास्तु एक साथ काम करते हैं, और कुंडली के जरिए आप अपने वास्तु के बारे में जान सकते हैं। अगर आपको भी किसी प्रकार की कोई परेशानी है, आपको लग रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी में किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही है, घर में वास्तु से संबंधित कोई दिक्कत है, या फिर आपकी कुंडली में ग्रह थोड़े सही नहीं चल पा रहे हैं और उन्हें आप सही करना चाहते हैं, उपाय आप जाना चाहते हैं, आचार्य जी हमेशा आपके साथ हैं। लीजिएगा अपॉइंटमेंट, टेलीफोनिक या फिर पर्सनली कॉल करें, नंबर है आपकी टीवी स्क्रीन पर। अब मैं अपने दर्शकों को, हालांकि इतना डिस्कशन हुआ है इस बीच, मुझे इतना तो समझ में आ गया है कि हम मतलब ज्योतिष के जरिए वास्तु को ठीक कर सकते हैं। आप कैसे कर सकते हैं ये बताओ। उसके बारे में हर व्यक्ति विशेष की अपनी पत्रिका, जिस तरह से आपका मैं एक्सपेक्ट करता था, बिकॉज यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आप हमेशा प्रयास करती हैं पहले दिन के कार्यक्रम से कि किसी ना किसी तरह से इनको प्रश्नों के जाल में उलझाना है, लेकिन आप फंसते नहीं, आप बड़े सटीकता के साथ उसका उत्तर देते हैं। ये सब माता रानी का ये कृपा है कि आपका प्रश्न ये होना चाहिए कि अगर उस घर के अंदर रहने वाले 5 या 6 लोग हैं तो एक ही व्यक्ति क्यों बीमार होता है। और यही प्रश्न ही आपके प्रश्न का उत्तर भी है, क्योंकि जिसकी कुंडली खराब होगी उस वास्तु के चक्र में फंसेगा भी वही। जहां जिसका ग्रह डाउन होगा उस घर में एक व्यक्ति को तो कैंसर हो सकता है, लेकिन 6 के 6 पारिवारिक सदस्य कैंसर से मृत्यु को प्राप्त होंगे, ये जरूरी नहीं है। इसलिए ग्रह और उस घर का वास्तु आपस में एक दूसरे को पूर्ण तौर पर क्लब करता है। इसको कैसे क्लब किया जा सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन होरोस्कोप टू होरोस्कोप एंड हाउस टू हाउस। इसलिए इन मामलों के प्रति बहुत अधिक आपको अवेयर रहना होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूं कि अगर आप अपने घर में खास तौर पर 2 या 3 शानदार बेडरूम बनाते हैं, आप अपने घर में प्राइवेसी चाहते हैं अपने बेडरूम की, लेकिन साथ ही चाहते हैं कि बच्चों के बेडरूम पर भी आपकी निगाह रहे, आप सीलिंग में जो आपके खास तौर पर जो दीवार आपने बनाई उसको 2 फुट अगर नीचे रख लेते हैं, तो उनकी आवाज अगर आप सारी सुनना चाहते हैं कि वो क्या बात करते हैं, किस तरह से दुनिया में रहते हैं, किन लोगों से रात को उनकी बात होती है, तो फिर ये भी जान लीजिए कि आपकी बात भी उनको सुनेगी। अर्थात एक लिमिटेशंस भी इसके साथ जुड़ी हुई हैं कि आपको किस हद तक वास्तु को और अपनी कुंडली के ग्रहों को क्लब करके चलना है। किसी ना किसी तरह से आपको अगर किसी चीज का पॉजिटिव रिजल्ट लेना, हो सकता है बच्चों को यह बात पसंद ना आए कि आप उनके ऊपर आंख रखते हैं, वही वास्तु आपके लिए जीवन में बहुत उपयुक्त लगे कि नहीं, मैं तो अपने बच्चों के ऊपर आंख रखूंगा, उनकी इस तरह से दीवार, उसका कमरा इस तरह से बनाऊंगा कि मुझे उसकी सारी एक्टिविटीज पता लगनी चाहिए।
अर्थात वास्तु के नियमों के साथ साथ आपकी जन्म कुंडली के नियम भी पूर्ण तौर पर क्लब करते हैं। पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं कि आपकी कुंडली में कहां किस ग्रह का, आपके घर में किस ग्रह का किस कमरे के साथ ताल्लुकात है। उस ताल्लुकात के आधार पर उसको बैलेंस करना ज्योतिर्विद का कर्म है, वो उसी के हाथ में रहने दीजिए। चाबी अपने हाथ में वो लेने का प्रयास मत करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, बिल्कुल, तो बहुत अच्छा आपने उत्तर दिया है, लेकिन एक सवाल मेरा और उठ रहा है यहाँ पर। अक्सर जो जितने भी लोग हैं, मैंने अक्सर ये कहते हुए सुना है कि साउथ वेस्ट की तरफ जो घर का मेन डोर है, मेन दरवाजा है, उस मकान में ना तो किराए पे रहो और ना ही भूल के वो मकान खरीदो। बिल्कुल सही कहा ये, क्योंकि यम का दरवाजा गिना जाता है, यम का इनविटेशन हाउस है वो, समझो कि उनके घर में तो निश्चित तौर पर यम रोज रात को देखने आएगा कि बंदा कोई है ले जाने वाला या नहीं है। अर्थात ऐसी स्थिति होती है कि वहां पर मैंने कभी ये नहीं देखा कि वहां कोई दादा या कोई दादी अपने पोते या पोती की शादी होती देखे, मतलब इतनी एज कभी प्राप्त नहीं होती है। अमूमन मेरे पास ऐसे कितने ही केस हैं। इसलिए प्रयास करना चाहिए कि बुजुर्गियत को प्राप्त होने से पहले ही अगर भगवान के पास जाना है तो साउथ वेस्ट में रहिए, अन्यथा साउथ वेस्ट का गेट घर का ना हो, ये इस बात का खास ध्यान रखिए। ग्रहों से इसका इलाज नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन मैंने वही बात जो कही कि अगर उसका इलाज किसी ना किसी तरह से ग्रहों में करना चाहेंगे तो परिवार के किसी भी तरह से उस हाउस की कंस्ट्रक्शन को लेकर हो सकता है, बाकी पारिवारिक सदस्य आपसे सहमत ना हो। ये भी हो सकता है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, तो फिलहाल तो हम यही कहेंगे कि समस्या का समाधान हम हमेशा ढूंढने की कोशिश करते हैं, और आप ये भी ध्यान रखिएगा कि हर समस्या का समाधान होता भी है, क्योंकि इम्पॉसिबल ऑलवेज सेज आई एम पॉसिबल। यहां पर मैं आप लोगों को एक बात और कहना